हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राष्ट्रपति भाग दो क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का आप ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपका बेसिक रहेगा, उसमें आप कंप्लीट राष्ट्रपति के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, और राष्ट्रपति का जो हमारे संविधान में उल्लेख है वो कौन कौन से अनुच्छेद से मिलता है हमें। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो हमें मिलता है अनुच्छेद 61 में। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 61 में केवल और केवल आपको क्या पढ़ना होता है? महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कहाँ संपन्न होती है ये? संसद में। संसद में संपन्न होती है। संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी, मतलब प्रथम सदन या द्वितीय सदन, किसी में भी, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप लोकसभा से शुरू करो या राज्यसभा से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद में ही महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होने वाली होगी। ठीक है। अब आगे देखिए, महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? तो इस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया शब्द को मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी डिटेल में जानकारी ले पाए राष्ट्रपति जी के बारे में। ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये जो राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? महाभियोग बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? संविधान। और ये कब हटाया जा सकता है? कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब राष्ट्रपति जी को हम महाभियोग प्रक्रिया लगा करके हटा सकते हैं? तो वो हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा संविधान का अतिक्रमण कर लिया गया है तो फिर हम उनको महाभियोग प्रक्रिया लगा करके हटा देंगे। हालांकि आगे देखिए, हालांकि संविधान का अतिक्रमण वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है हमारे संविधान में। संविधान में केवल इतना लिख के छोड़ दिया है कि संविधान का अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति जी करते हैं तो उन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान का अतिक्रमण इस वाक्यांश को और अच्छे से नहीं समझाया, डिटेल में नहीं समझाया, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिए। अब कई बार कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कदाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर किसे हटाया जा सकता है? क्या कदाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हम राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं? नहीं। राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए केवल और केवल एक ही कंडीशन संविधान में लिखी हुई है, वो है संविधान का अतिक्रमण। तो ये कदाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर किसे हटाया जाएगा? न्यायाधीश को। न्यायाधीश कौन से? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कोई भी हो, उन्हें कदाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। कई बार आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि है ना, न्यायाधीश को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। नहीं, पूरे संविधान में जो महाभियोग शब्द काम में लिया गया है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ही काम में लिया गया है। तो आप ध्यान रखिए, महाभियोग प्रक्रिया जो है वो केवल राष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए है। कब? जब वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब। बस सिंपल ये ध्यान रखना है आपको। और न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग के समान, महाभियोग के जैसी ही एक प्रक्रिया है, लेकिन उसको आप महाभियोग नहीं बोल सकते। और ये कैसे हटाएंगे इनको? कदाचार, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर अगर इन्होंने कोई गलत काम किया तो इनको हटा देंगे न्यायाधीश को। समझ पा रहे हैं आप?
ये इम्पोर्टेंट बात थी, आप इसको कॉपी में लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये जो अतिक्रमण का आरोप लगाना है, ये आरोप संसद के किसी भी सदन, देखिए संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है अपना लोकसभा। तो आप जब भी आपको अतिक्रमण का आरोप लगाना है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है राष्ट्रपति जी के विरुद्ध, तो आप संसद के कोई भी सदन है ना, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप लोकसभा में जाओ या पहले आप राज्यसभा में जाओ, जहां आपकी मर्जी है वहां से आप शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सदन द्वारा मतलब राज्यसभा या लोकसभा द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। अन्वेषण का मतलब होता है कि दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा। ठीक है, एक सदन मतलब मान लो आपने राज्यसभा में आरोप लगाया राष्ट्रपति जी के ऊपर, तो राज्यसभा में आपने आरोप लगाया, तो उसकी जांच कहाँ होगी? लोकसभा में। ठीक है, उससे पहले राज्यसभा में क्या होगा देखते हैं। तो संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25%, लेकिन संविधान में परसेंटेज में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए अपन बोलेंगे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। पूरे सदन, जैसे कि आपने शुरुआत की राज्यसभा से, मान लीजिए है ना कि अतिक्रमण का आरोप आपने लगाया राज्यसभा में, तो उस सदन के राज्यसभा में जो कुल सदस्य है उनके 1/4 मतलब 25% सदस्यों के हस्ताक्षर आपको लेने होंगे। अगर 25% या 25% से अधिक लोग हस्ताक्षर करेंगे तो ही वो आप अतिक्रमण का आरोप लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग खड़े हो गए और बोला कि साहब राष्ट्रपति जी को हटा दो, तो ऐसे नहीं हटा सकते आप। कितने लोग विरोध में चाहिए, कितने लोगों के हस्ताक्षर चाहिए? 25% या 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 सदस्यों के साइन चाहिए, तब जाके तो आप उनके खिलाफ अतिक्रमण का आरोप लगा सकते हैं, मतलब महाभियोग की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। जिस भी सदन से आप शुरुआत करें, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वहाँ के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, इस हेतु 14 दिन की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। इस हेतु 14 दिन की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। किसे सूचना दी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले एक अग्रिम सूचना भेजी जाएगी कि सर आपके खिलाफ हम महाभियोग प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, या आपके खिलाफ जो है आरोप लगाया जा रहा है कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो 14 दिन पहले अग्रिम सूचना राष्ट्रपति जी को दी जाएगी। फिर क्या है? संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब 2/3 लगभग 66% से पारित किया जाना चाहिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रथम सदन में जो है कुल संख्या का 1/4 4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर के उस सदन में जो ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचना दे दी जाएगी कि सर 1/4 लोगों ने आपके खिलाफ साइन भी कर दिया और हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो वो अपनी तरफ से भी तैयारी करके रखेंगे। फिर उसके बाद में जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसी सदन में, तो उस सदन में कुल सदस्य संख्या मतलब उपस्थित संख्या नहीं, कुल सदस्य संख्या, टोटल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। 2/3 तो 2/3 मतलब 66% लोगों ने अगर उस सदन में फिर से बोल दिया कि हाँ ये जो आरोप लगाया गया ये आरोप सही है, तो उस सदन में, पहले सदन में तो ये चीज़ पास हो गई कि हाँ भाई महाभियोग लगना चाहिए और ये सही जा रहा है। फिर क्या होगा? राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपने प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होगा।
या तो वो खुद आएंगे प्रतिनिधित्व करने के लिए, या अपने किसी प्रतिनिधि को या वकील को वो भेजेंगे कि भाई ये मेरी तरफ से अन्वेषण के में उपस्थिति देगा और मेरी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। सदन अन्वेषण का काम किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है। तो देखिए, ये जो चीज़ है एक सदन में से पास हो गया, ठीक है। मान लीजिए अपन ने राज्यसभा से तो 2/3 भाग से बहुमत से पास करवा लिया था, ठीक है। फिर बाद में पास होकर के क्या कहाँ जाएगा, ये न्यायालय में भी जाएगा एक बार। न्यायालय और अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है, ठीक है। वही सदन किसको भेजेगा, न्यायालय को, वहाँ इसकी जांच होगी। अब देखिए, अब समझिए, ये जो शब्द आया था यहाँ पे अर्धन्यायिक प्रक्रिया, तो अर्धन्यायिक का मतलब क्या हुआ कि एक तो पहला इसका शुरुआत तो हुआ सदन में, मतलब संसद में, ठीक है। संसद के दोनों एक सदन में पास हो गया, तो फिर बाद में इसको भेजा गया कोर्ट में। तो अर्धन्यायिक है, पूरी तरीके से कोर्ट में भी नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से संसद में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला शुरुआत की गई राज्यसभा में, फिर इसको कोर्ट में भेजा गया न्यायालय में। न्यायालय भी जांच करेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, आप समझ पा रहे हैं। आधी जांच तो संसद में हो रही है और आधी जांच कहाँ हो रही है, न्यायालय में एक बार फिर से जांच करवाई जा रही है। इस वजह से इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं, अर्धन्यायिक, ठीक है। यदि अन्वेषण के पश्चात, मतलब ये जो अन्वेषण किया है न्यायालय ने, इसके पश्चात 2/3 बहुमत से संकल्प, 2/3 मतलब फिर से 2/3 करके ये घोषित कर देता है कि आरोप सिद्ध हो गया है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। अगर फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ये न्यायालय ने भी जांच की और इस अन्वेषण के पश्चात सदन 2/3 मतलब दूसरा सदन जो है उसमें भी 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो गया है, तो उस केस में जिस दिन संकल्प पारित हुआ है उसी दिन, उसी तारीख को राष्ट्रपति जी को पद से हटना होगा, हाथों हाथ हटा दिया जाएगा। भारत में यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, मैंने बताया आपको, केवल राष्ट्रपति को ही संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मतलब ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये केवल और केवल राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए ही भारत में संविधान में लिखी गई है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जांच न्यायालय में भी होगी और संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा में भी होगी। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए क्या है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं। मतलब महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेगा, पूरा संसद लेगा। कौन कौन लेगा, पूरा संसद लेगा। संसद का मतलब क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो भी सदस्य है, चाहे वो नामांकित मतलब निर्वाचित है या मनोनीत है, दोनों सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था या नहीं लिया था, वो सब यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो महाभियोग प्रक्रिया में भाग कौन लेता है, पूरा संसद लेता है, चाहे वो निर्वाचित है चाहे वो मनोनीत है। तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए, इन लोगों ने, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था और इन्होंने राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाला था।
लेकिन ये लोग जो है महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। महाभियोग प्रक्रिया में केवल और केवल संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। विधानसभा, कोई भी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। आपको ध्यान में ये रखना है। केंद्र शासित प्रदेश, 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो वहाँ के लोगों ने वोट तो डाला था राष्ट्रपति को, लेकिन जो महाभियोग प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं ले सकते। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इससे आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी जो हमने अब तक गाई है। तो देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति है तो प्रथम सदन में 1/4 बहुमत से, प्रथम सदन में 1/4 बहुमत से ये आरोप लगाया जाता है। मतलब 1/4 यानी कि 25% लोगों के, प्रथम सदन के 25% लोगों, सदस्य के साइन लिए जाते हैं कि हाँ साहब, हम 25% लोग, मतलब कि ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए। ठीक है, तो शुरू करने के लिए 25% लोगों के साइन चाहिए प्रथम सदन में। फिर प्रथम सदन ये सूचना किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक है, पीठासीन अधिकारी मतलब जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वो प्रथम सदन से कहाँ भेजेंगे रिपोर्ट? राष्ट्रपति जी को भेजेंगे सूचना 14 दिन पहले कि सर आपके खिलाफ जो है महाभियोग हम चलाने जा रहे हैं और हमारे पास में 1/4 लोगों के साइन हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति जी या तो खुद आएंगे या किसी के द्वारा अपनी सफाई पेश करेंगे इसी सदन में, और फिर इस सदन में 2/3 बहुमत से पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाएगा। कितने बहुमत से पारित किया जाएगा? 2/3 बहुमत से, मतलब 2/3 सदस्यों के सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये पारित हो जाएगा। लाया जाएगा 1/4 बहुमत से और पारित किया जाएगा 2/3 बहुमत से। और द्वितीय सदन में आएगा तो द्वितीय सदन जो है इसकी न्यायिक जांच करवाएगा। न्यायिक जांच कहाँ से करवाएगा? न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका से जांच होगी, फिर न्यायपालिका कहेगा ओके, तो ये सदन भी 2/3 बहुमत से, द्वितीय सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया को सही बोल देगा कि ठीक है। तो ये खबर वापस से जिस तारीख को राष्ट्रपति के पास जाएगी उसी तारीख को राष्ट्रपति जी को पद से हटा दिया जाएगा, हटना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि केवल और केवल राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला था वो विधानसभा के सदस्य यहाँ पे अलाउ नहीं है महाभियोग में। महाभियोग में केवल और केवल संसद के सदस्य ही भाग लेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, बहुत शानदार चीज़ है। और यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए। और कोई भी जानकारी आपको लेनी है, मैं कौन सी बुक से पढ़ाता हूँ तो बुक का नाम भी मैं आपको बताऊँगा, कमेंट करके बताइए आप। अगर आपको वो बुक भी चाहिए तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे दूँगा PDF में। बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।